संगठित बर्बादी और तबाही किसे कहते हैं, इसके दो नमूने एक साथ आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन दोनों ही मामलों को देखने के बाद आपको जितनी शर्म और चिंता महसूस होगी, उससे कहीं ज्यादा शर्म इस बात पर आ सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर जाकर झूठ बोल रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि क्रमवार झूठ बोल रहे हैं। एक के बाद एक झूठ बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। सही मायनों में कहें तो देश को अपमानित करने का काम कहीं न कहीं विदेशी धरती से हो रहा है। देश के हर एक नागरिक का सिर शर्म से झुकाने का काम विदेशों में किया जा रहा है। साहिब कौन सा झूठ बोल रहे हैं उस पर तो बात करेंगे ही, मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत में छाई बर्बादी है। एक बर्बादी वो है जो बुलडोजर से निकल के आ रही है, और दूसरी बर्बादी मणिपुर से निकल रही है। मणिपुर की बर्बादी का वीडियो राहुल गांधी लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जिस तरह से अपना दुख बयां कर रहे हैं, उनके आंसुओं का सैलाब मोदी सत्ता के डबल इंजन की सारी गंदगी बाहर निकाल रहा है। और जब आप सुनेंगे कि बुलडोजर की वजह से पिछले कुछ ही सालों में देश में कितने लोग सड़क पर आ गए, कितने घर गिराए गए, तो यकीन मानिए होश उड़ जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टर्न से। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। वैसे तो चुनाव के दौरान तमाम नेता अपनी अपनी गारंटी बेच रहे थे, उनमें से ज्यादातर की गारंटियां कभी सच होने वाली नहीं है। ये देने वाला भी जानता है और लेने वाला भी जानता है, मगर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं जिन भी मुद्दों पर बात करता हूं या फिर अभी करने जा रहा हूं, इनमें से ज्यादातर मुद्दों पर गोदी मीडिया कभी भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें छुपाने के लिए ही राजनीति और देश के धन्नासेठ इन गोदी मीडिया के लपड़झंडिसों को खिला पिला के मोटा कर रहे हैं। इसीलिए स्वतंत्र आवाजों को मजबूत करिए। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे आपका ये चैनल मजबूत होता है और ये बिल्कुल फ्री भी होता है। बुलडोजर बनाने वाले ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मशीन का निर्माण वो विकास की गति को तेज करने के लिए कर रहा है, वही मशीन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, वहां तबाही का प्रतीक बन जाएगी। कुछ साल पहले तक बुलडोजर से हो रही खुदाई को देखकर लोग विकास की रफ्तार का अंदाजा लगाते थे, मगर अब तबाही और विनाश की घृणित राजनीति के गिरने का स्तर भांपते हैं। हालांकि बहुत ऐसे भी हैं जो फलाधन के लोगों का घर गिराए जाने पर तालियां बजाया करते थे, मगर भक्तों की भक्ति तब टूट जाती है, तब सारी भक्ति निकल जाती है जब अपने घर पर आती है, जब अपने पे बात आती है। पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, जब एक अंधभक्त खुद ही कहने लगा कि भाजपा के अंधभक्तों के साथ ऐसा होना चाहिए, तभी हमारी बुद्धि खिलेगी और अंधभक्ति दूर होगी। यानी जब बुलडोजर अपने पर आया, अपना घर गिराया, तब सारी अंधभक्ति दूर हो गई। पिछले दिनों हमारे भी एक मित्र पंडित जी हैं, उनकी दुकान पर भी बुलडोजर चल गया। बेचारे कागज दिखाते रहे मगर मशीनियां रुकी नहीं, और जैसे ही अपनी दुकान धराशायी हुई, सारी अंधभक्ति दूर हो गई। दुखी लग रहे थे, हमने कहा अदालत चले जाइए। कहने लगे कि पहले से दुकान बर्बाद हो गई है, अदालत में जाके और खर्चा करवाएं। और क्या भरोसा, अदालत में न्याय कितने साल में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिस्टम से कौन लड़ पाया है भाई। लगे हाथ हमने भी पूछ लिया, क्यों देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, सिस्टम से भरोसा उठ गया इतनी जल्दी। बहरहाल फ्रंट लाइन की इस खबर को देखिए, अनुज बहल ने क्या कुछ लिखा है। बता रहे हैं कि भारत में बुलडोजर राज ने 2 साल में 1.5 लाख से अधिक घरों को तोड़ दिया। 2 साल में 1.5 लाख से अधिक घरों को तोड़ दिया। इस दौरान 7,38,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। मुसलमान और हाशिए पर पड़े समूह इसका खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि पीली पीली मशीनें ईंट की दीवारों को तोड़कर अपना रास्ता बना लेती हैं। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि कैसे लखनऊ के अकबर नगर में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान के तहत राज्य सरकार ने 1169 घरों और 101 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित लगभग 1800 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। लोग पूछते रहे कि बताओ, रिवर फ्रंट जरूरी है कि हमारा घर, गरीब का घर, क्या गरीब को रहने का अधिकार नहीं है? मगर सरकार ने बुलडोजर चला के बता दिया कि गरीब तो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सो सकता है, मगर रिवर फ्रंट जरूरी है। मगर रिवर फ्रंट यही बनाएंगे, नारा याद है कि नहीं? हमने आपको दिखाया था कैसे पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मंडला में 15 जून को मुसलमानों के 11 घरों को गिरा दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि उनके फ्रिज में गोमांस मिला था। अगर इस दावे को सच भी मान लिया जाए तो स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि किसी एक व्यक्ति के फ्रिज में कुछ मिला था, क्या था नहीं पता, मगर 11 घरों को क्यों गिरा दिया? इन परिवारों में एक बिटिया की अगले ही कुछ महीनों में शादी होने वाली थी। मुसलमानों के 11 घर तब गिरा दिए, और तो और मुसलमानों के 11 घरों को तब ढहा दिया गया जब एक दिन बाद ही बकरीद का त्योहार था। इसी तरह से 6 मई को नगर निगम ने मुंबई के पवई में दलित बस्ती जय भीम नगर में करीब 600 अस्थायी बस्तियों को ध्वस्त कर दिया। जय भीम नगर में दलित बस्ती में और 3500 से अधिक लोग बेघर हो गए। ये लोग अब फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं, चद्दर का घर बनाकर जी रहे हैं। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के 2024 के अनुमान के अनुसार स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों ने साल 2022 और 2023 में 1,53,820 घरों को ध्वस्त कर दिया। इसके कारण 7,38,438 से अधिक लोग जबरन घर से बेदखल कर दिए गए। ऐसे ही एक रिपोर्ट से पता चला कि साल 2017 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार बेदखली की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इससे इन सालों में लगभग 17 लाख लोग प्रभावित हुए। साल 2019 में जहां 1,07,000 से अधिक लोग बेघर हुए, साल 2022 में संख्या बढ़ के 2,22,000 से ज्यादा हो गई, और साल 2023 में यह संख्या 5,15,000 से ज्यादा हो गई। यानी पिछले ही साल 2023 में 5,15,000 से ज्यादा लोग बेघर कर दिए गए बुलडोजर से। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 2 ही सालों में 59% बेदखली यानी घर से निकालने का काम झुग्गी झोपड़ी हो या भूमि निकासी अतिक्रमण हटाने या शहर के सौंदर्यीकरण के आड़ में हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले ही साल यानी 2023 में ही कम से कम 2,90,000 तथा 2022 में 1,43,000 से अधिक लोगों को जबरन विस्थापित होना पड़ा। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर तो कहीं विकास परियोजनाओं के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है, और स्मार्ट सिटी की हालत क्या है ये आप लगातार देख रहे हैं। जिस शहर से प्रधानमंत्री मोदी खुद 3 बार सांसद चुनकर आए, उस वाराणसी का हाल क्या है जानकर भी शर्म आती है। एक हल्की सी बारिश हो जाए तो आधा शहर जलमग्न हो जाता है। ट्रैफिक की स्थिति ऐसी है कि शहर में 2-4 किलोमीटर भी जाना हो तो घंटे का समय लग जाता है। गंदगी इतनी कि नहा धो के
यदि आप मोटरसाइकिल से 1 किलोमीटर चल लें तो आपको दोबारा नहाने की इच्छा होने लगती है। उधर विदेशों में जाकर साहब झूठ का रट्टा लगा रहे हैं कि भारत बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है, यही तो बदलाव है। पुरानी सरकारों की बनाई हुई चीजों पर पेंटिंग करके स्मार्ट सिटी लिख दिया गया, इससे अच्छा और क्या बदलाव चाहिए। वादा हुआ था 2022 तक सबको अपना घर देने का, वो तो कर नहीं पाए, उल्टे बुलडोजर चला चला के लोगों को बेघर कर दिया गया। फ्रंटलाइन ने जो तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर शेयर की हैं, इन तस्वीरों को देखते जाइए। ये तस्वीरें बुलडोजर की सारी हकीकत सामने रखती हैं और भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है, जनता के प्रति कितना काम होता है, इसकी भी तस्वीरें हैं। साहब विदेशी धरती से कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है, जबकि हकीकत यह है कि साहब के पिछले 10 वर्षों का ज्यादातर प्रोजेक्ट धीमा चल रहा है। बहुतों का बजट बढ़ चुका है, हालत खस्ता है, मगर फिर भी झूठ बोलने में बजट थोड़ी लगता है, बोलते रहो। बाकी विकास की रफ्तार इतनी है कि पूरे देश में बुलेट ट्रेनियां धन धन भाग रही है। आप 1 घंटे में कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच सकते हैं। साहब ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं कि भारत बदल रहा है। अरे भारत बदल रहा है, सामने बैठे लोगों से पूछते हैं कि आप भी कहते हैं ना ऐसा ही, तो सामने बैठे लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं हाँ 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 हम भी कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब जो लोग ये रट्टा लगा रहे हैं उन्हें चाहिए कि एक बार इसी मानसून में भारत आकर घूम लें, कहीं और नहीं तो साहब के अपने संसदीय क्षेत्र में चले जाएं, वाराणसी में चले जाएं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि गंगा में कितना पानी है और गंगा का पानी कितना साफ है ये भी पता चल जाएगा। मन करे तो 2-4 घुट पी भी ले, भ्रष्टाचार की सीमा क्या हो सकती है ये भी समझ में आ जाएगा। साहब अभी तक G20 के आयोजन को लेकर तालियां बजवाना चाहते हैं। सोचिए, जिस चीज में कुछ भी याद रखने लायक नहीं है, जिसमें चीन वालों ने आने से मना कर दिया, जो G20 होना ही था, दुनिया के कई छोटे छोटे देशों ने भी इसको करवा लिया है। यूं समझ लीजिए कि 20 लोगों का संगठन है, अपना अपना बर्थडे आने पर सब पार्टी मनाते हैं, बाकी 19 को बुलाते हैं और पार्टी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब जिसका नंबर आएगा वो सबको बुलाएगा। अब जब इनका नंबर आया और इन्होंने केक कटवा लिया तो ताली बजवा रहे हैं। इसमें नया क्या है भाई? आपने क्या किया? आपकी काबिलियत क्या है इसमें? हाँ, आपने इतना जरूर किया कि बाकी देश वही G20 सम्मेलन बहुत कम खर्चे में कर ले रहे थे, आपने कई गुना खर्च कर दिया, करोड़ों अरबों रुपया फूंक दिया और जिसका हासिल तुलनात्मक रूप से न के बराबर है, मगर फिर भी ताली बजवा रहे हैं। जबकि इसके पीछे एक महत्वपूर्ण चीज है जो छिपाई जा रही है, वो ये है कि बताने के लिए कुछ है ही नहीं क्या। यदि होता तो G20 के नाम पर ताली नहीं बजवाते। साहब कह रहे हैं कि दुनिया की सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास होता है, अच्छी बात है, मगर इसके बाद जो कह रहे हैं वो पूरे भारत को शर्मसार करने वाला है। इन्होंने कहा कि 2014 के पहले हम निराशा के गर्त में गिर चुके थे, निराशा हताशा ने हमको जकड़ लिया था, आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सवाल यह है कि 2014 के पहले देश में आत्मविश्वास नहीं था, इस बात का इनके पास क्या प्रमाण है? और 2014 के बाद देश में आत्मविश्वास भर गया, इस बात का क्या प्रमाण है? आप कहेंगे कि इन दोनों का ही कोई प्रमाण नहीं है। तुलनात्मक रूप से देश में 2014 से पहले बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, बहुत बड़े बड़े काम हुए जिनकी कल्पना भी तुच्छ बुद्धि के लोग नहीं कर सकते। मगर सवाल बस इतना सा है कि यदि 2014 के बाद इतना कुछ अच्छा हो गया तो भी भारत से लगातार अरबपति लोग देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? पिछले कुछ ही सालों में बड़ी संख्या में अमीरों ने भारत क्यों छोड़ दिया? जब इतना ही आत्मविश्वास बढ़ गया है तो भारत छोड़ने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? होना तो ये चाहिए था कि दुनिया भर के लोग भारत में आ जाएं, दुनिया भर के अरबपति भारत में आके निवेश कर जाएं, यही रहने लगे। यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है, यहाँ तक कि चोरी छिपे लोग अमेरिका जैसे देशों में घुसने को तैयार हैं लेकिन भारत में रहने को तैयार नहीं। क्या ये आत्मविश्वास के बढ़ने की निशानी है या घटने की? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि साहब इस तरह की बातें विदेशी धरती पर करके देश का नाम कर रहे हैं या देश को बदनाम कर रहे हैं। क्या 2014 से पहले हम और आप हताशा और निराशा से झगड़े हुए थे? सवाल ये भी है कि क्या साहब यही बातें जो विदेश में जाकर कर रहे हैं मणिपुर में भी जाके कर सकते हैं? हम उनकी हर एक बात को सच मान लेंगे, सच मान लेंगे, ये भी मान लेंगे कि वो माँ बाप से पैदा नहीं हुए, डायरेक्ट विष्णु भगवान के अवतार है। यही बात मणिपुर में जाकर दोहरा दें कि अब देश में आत्मविश्वास बढ़ गया है। हम सबको पता है साहब नहीं जा सकते। जिन मामलों पर देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए उन मामलों पर विपक्ष के नेता आगे आ रहे हैं। जिन मामलों पर देश के मीडिया को दिन रात सवाल करना चाहिए उन मामलों पर गिनती के यूट्यूबर पत्रकार सवाल कर पा रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने जो देखा, जो समझा, लोगों ने जिस दर्द को महसूस करवाया, उसका एक वीडियो आज जारी किया है। इसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहां आ चुका हूं, मगर अफसोस की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी प्रदेश 2 टुकड़ों में बटा है, घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में हैं, हजारों परिवार रिलीफ कैंप में जीवन काटने को मजबूर है। प्रधानमंत्री को मणिपुर खुद आकर प्रदेशवासियों की तकलीफ सुनते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएगी। राहुल गांधी के इस वीडियो को जरा विशेष ध्यान से देखिएगा, क्या बातें हो रही हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर किस तरह की भौकालबाजियां कर रहे हैं। 1 साल पहले आया था और अब आया हूँ, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे, आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। ये बोमला क्या है? कितना दिन रहेगा? मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वहीं है? अभी भी वहीं पे है। ठीक है, ग्रैंडमदर ठीक है आपकी? ग्रैंडमदर अभी है ठीक है कि अब कैसे पता नहीं सर, तो वो भी कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे ना, हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे, आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। हैं। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है।
मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ। हिंसा से किसी को फायदा हो रहा है? नहीं सर। Mapipapawi ba? Manipuri, mapipapawi ba? Si Minister Ravi Papa. Ay, ko yung sa base ko yung tamo yan. Lagi si Mama Mala ko yung matibig ko. लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर भी नहीं लगा। Only from yesterday. हमारा भाई निर्भर गया और हमारे देश में भी ऑपरेशन किया है। भाई का डेथ हो गया। Yes, yes. Because of negligence. बैठो। Only hope, sir. That's what the people are saying. He is sick and then because no medical assistance and no any safeguard provided, so we didn't get any help from the, like I said, from the government. Because you help us. We'll try. You are our voice. We'll try and help you. Yes. But medicines, our party can also try and help you a little bit. Even pregnant women are here. Children, elderly people, they need help. Two people are in the hospital. They are telling. Because he said whether it ends, this war ends early or not is in the hands of the government. Yeah, I think that is true. Because if the government wants to end it, it can end it very quickly. She's saying my husband is suffered from BP stroke. My son was killed in the conflict. My son is just a student. He's a BA student and he was killed and he's innocent. The first time that they're going through a conflict, or has this happened before with them? This is our third time experiencing a conflict. What can I do for them? I would like to request you, sir, please help my people. Thank them from my side. Lagi pa eh, Tito. Nabuon sa na nga lagi pa eh. Oh, Thank you, Tito. Thank you, Tito. okay. You want to give this to me? Don't worry, come on. Don't worry. Everything will be okay. Don't cry. मोदी जी तो एक बार भी नहीं आता है, क्या करेगा? हम लोग बहुत दुख में रहता है अभी, 1 साल से 10 साल हो गया, रिलीफ नहीं रहता है। आया यहाँ हमारे सुख दुख में बांटने के लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। आपको आज एक वादा भी करना है हम लोगों के लिए, हमारे लिए लड़ना है आपको, हमारे लिए लड़ेंगे ना सर आप। हमने आपकी बात सबसे पहले हम यहाँ आए, हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। 5 दिन सोया घर में अपना घर। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं रेस कर सकता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ, मगर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आप वापस जाएंगे, क्योंकि ये सवाल सरकार से अगले सेशन में आप देखना, मैं आपकी बात बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए।